नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी अगले हफ्ते में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। कमोडिटी मार्केट में बाजार को समझने के साथ साथ रणनीति बनाना भी बेहद जरूरी है, बात चाहे सोने चांदी की हो या बेस मेटल्स की या फिर एग्री कमोडिटी की। ट्रेडिंग की बारीकियों को समझने से जोखिम तो कम होता ही है, आपके लिए मुनाफे के रास्ते भी खुल जाते हैं। इस हफ्ते कमोडिटी बाजार के अनुभव के आधार पर अगले हफ्ते की शानदार ट्रेडिंग की रणनीति बनाने में हमारे एक्सपर्ट्स आपकी पूरी मदद करेंगे, जिसके लिए ये शो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कमोडिटी अगले हफ्ते। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ बिटफुल मजूमदार है, bmazumdar.com के, दीपेन शाह हैं, स्टेवन.com के बिजनेस हेड, और सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है इस खास पेशकश में। चलिए सबसे पहले गोल्ड की बात होगी, जो पूरे हफ्ते, हालांकि आज इस हफ्ते रिकवरी की कोशिश भी हुई, लेकिन हफ्ते के आखिरी में आते आते अब बाजार में मुनाफा वसूली भी दिखनी शुरू हो गई। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या अगले हफ्ते इसी तरह का दबाव दिखेगा या वापस से 50,000 के ऊपर गोल्ड जाने की तैयारी करेगा? सुनील जी, आपसे मेरा पहला सवाल होगा, क्या लग रहा है गोल्ड को लेकर अगले हफ्ते के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, और आपका सेंस क्या कह रहा है, अगले हफ्ते किस तरह की चाल दिखेगी गोल्ड में? जी नमस्कार विशु मोहन जी। नमस्कार सर। कमोडिटी फ्रंट पे अगर हम देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स जितना मजबूत होते जा रहा है, अभी 112 का लेवल पार करते हुए नजर आ रहा है। 2002 के हाइस के आसपास चल रहा है। तो जो करंट फेड का स्टांस है वो अभी भी थोड़ा फर्म है, हॉकिश है, जिसके वजह से उनका जो डिसीजन है रेट बढ़ाने का, वो आने वाले जो नवंबर और दिसंबर में भी 2 रेट हाइक के जो मीटिंग्स रहेंगे उसमें भी अच्छी खासी गुंजाइश है। उन्होंने क्लियर कट बताया है कि हम ईयर एंड तक 4.4% तक का इंटरेस्ट देख रहे हैं, और इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2023 में भी तकरीबन 4.6% इंटरेस्ट रेट तक हम रखेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट रेट का जो बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो जारी रह सकता है। कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट अगले साल कम होने की बात वो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब डॉलर इंडेक्स आने वाले समय में मजबूत रहने वाला है। तो जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज हैं उन पे दबाव जरूर देखने को मिल सकता है, और गोल्ड और डॉलर का इनवर्स रिलेशनशिप देखा जाता है अमूमन। डॉलर इंडेक्स में सेफ हेवन अपील बढ़ती जा रही है, तो मुझे लगता है गोल्ड में दबाव बरकरार रहेगा। तो जिनको भी अगले हफ्ते के हिसाब से अगर कुछ पोजीशंस लेना है, तो अक्टूबर और दिसंबर के दोनों वायदे गोल्ड के अभी अवेलेबल है। दिसंबर का वायदा तकरीबन 49,500 के आसपास चल रहा है, अक्टूबर का 49,330 के रेंज में चल रहा है। तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होता है तो बिकवाली की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ से और 500 से 700 रुपए की गिरावट जो है वेरी शॉर्ट टर्म में 1-2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है, और 1 वीक में मुझे लगता है तकरीबन 1000 रुपए का गिरावट जो है गोल्ड में देखने को मिल सकता है। यानी बिकवाली की ही सलाह यहाँ पर दे रहे हैं, और जो इनकी कॉल है सुनील जी की, वो सेल की कॉल है पोजीशनल नज़रिए से, और जो बेचना है आपको 50,000 के आसपास यहाँ पर बेचे, 50,000 से 50,100 के आसपास, जब भी आपको बाउंस बैक दिखे वहाँ पर बेचे। टारगेट यहाँ पर 49,000 से 48,800 का नीचे का टारगेट गोल्ड की तरफ गोल्ड का दिया जा रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है 50,600 का। जो टाइम फ्रेम है ये अगले हफ्ते के लिए, ये कॉल आपके लिए है। अब दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में किस तरह की चाल आप अगले हफ्ते देख रहे हैं, और क्या करने की सलाह ट्रेडर्स को दे रहे हैं? देखिए, गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे तो आई वुड वांट टू स्टिक माय नेक आउट एंड से कि थोड़ी पॉजिटिविटी में हम एंटर करेंगे, बिकॉज जो फेडरल रिजर्व की तरफ से अनाउंसमेंट आनी थी वो आ चुकी है, और अभी हम लास्ट क्वार्टर में एंटर करेंगे जहाँ पे आपको फेस्टिव डिमांड भी देखने मिलेगी फिजिकल मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइजेस में सभी कुछ एक्शन फैक्टर्ड इन हो चुकी हैं। तो हमारा मानना ऐसा है कि ये डिप्स में आप गोल्ड में बाइंग करके चले अगले हफ्ते के लिए और अगले 3 महीने के लिए भी, तो आगे जाके आपको अच्छा एक पॉपअप या बाउंस बैक प्राइजेस में देखने मिल सकता है, जहाँ पे प्राइजेस फिर से 50,500 से 51,000 के आसपास जा सकते हैं। ओके, बिटवन, आपका व्यू क्या है अगले हफ्ते के हिसाब से, बताइएगा गोल्ड में। फिलहाल तो गोल्ड में मेरा सिनेरियो भी फिलहाल के डाउनसाइड का ही है, और जो फेड के मीटिंग में जो जिस तरह का मैंने लास्ट मंडे को बताया था कि जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो डैम्पन हो जाएगा, और फेड के जो रेट हाइक के बाद जो पूरे बाकी सेंट्रल बैंक के जो रेट हाइक हो रहे हैं या होने वाले हैं, और ये पूरे मार्केट में सेंटीमेंट डैम्पर कर रहा है और कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से एक तो चीज कॉन्फर्म है कि ग्लोबल रिसेशन काफी डीप हो सकता है, और एक दूसरा चीज है जो कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ने से जो भी रिस्क एसेट क्लासेस है उसमें इम्पैक्ट कर रहा है। अभी गोल्ड में भी थोड़ा ऐसा एसेट क्लास ले रहे हैं,
लेकिन गोल्ड में शायद सेल ऑफ थोड़ा कम रहेगा, लेकिन गोल्ड में तो गिरावट रहना ही है। और एनी पुल बैक इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 50,000 के या 50,300 के ऊपर नहीं लग रहा कि मार्केट कोई रिकवरी दे सकता है, और शायद आज एक बड़ा सेल ऑफ भी दिख सकता है इक्विटीज मार्केट में। यूएस इक्विटीज या बाकी एसेट क्लास में जो सेल ऑफ अभी चल रहा है वो शायद एक्सटेंड करेगा, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में सेल ऑफ रहेगा। फिर 48,700 48,500 तक लेवल दिख सकता है नेक्स्ट वीक। तो सेल ऑन रन इज ए गुड स्ट्रेटेजी। सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटजी, सुनील जी को भी यही लग रहा है। चलिए अब चांदी की बात कर लेते हैं। सुनील जी, चांदी को लेकर भी क्या यही व्यू है? चांदी भी ऊपर के स्तरों पर बेचकर ही चलना चाहिए अगले हफ्ते? जी मृत्युंजय जी, चांदी ऑलरेडी 1300 रुपया डाउन है। इंटरनेशनल मार्केट में $19 के बहुत करीब है, और अगर ये $19 का सपोर्ट तोड़ता है तो फिर अगला सपोर्ट सीधा $18.20 के आसपास रहेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जो डॉलर में मजबूत का जो सेंटिमेंट मिल रहा है उसका दबाव सिल्वर पे भी रहेगा। उसके अलावा हम अगर ये अपना यूएस का ट्रेजरी यील्ड देख रहे हैं 10 साल का, तो वो भी अच्छा खासा रिकवरी हुआ है। तो ये दोनों तरफ डॉलर की मजबूती और एक तरफ 10 साल का ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना और फेड का फर्म स्टांस लेना, मुझे लगता है आने वाले समय में थोड़ा दबाव जो है चांदी के ऊपर बरकरार भी रख सकता है। तो मेरा थोड़ा पुल बैक पे सेल का व्यू रहेगा। ऑलरेडी 1300 रुपए डाउन है, तो यहाँ पे मार्केट पे बेचना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं रहेगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा, अभी 56,600-700 का रेंज चल रहा है, अगर ये 1000 रुपए का पुल बैक देता है तो वहां पे अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से एक सेलिंग का रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा। तो 58,000 57,800 ऐसा रेंज आता है तो बेचना चाहिए। 58,600 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऑन द लोअर साइड पहला टारगेट 57,000 का है, और दूसरा टारगेट मुझे लगता है कि तकरीबन 56,500 का लेवल देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक तक। सुनील जी को लगता है कि पुल बैक पर आप बेचे 58,000 के आसपास जब वापस से आए तो वहां पर आपको बेचने की सलाह है। टारगेट दे रहे हैं नीचे की तरफ 56,000 और 56,800, दो टारगेट है। स्टॉप लॉस यहां पर आप जरूर लगा लीजिएगा 58,600 रुपए का। बीटूपन, आपकी सलाह क्या है चांदी के लिए अगले हफ्ते के लिए? देखिए, मेरा जो टारगेट ऑलरेडी इंट्राडे का तो अचीव हो गया था, और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में कोई भी पुल बैक पे सेल पे ही रहना है। 58,200 या 58,300 का जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लाके ऑन एनी पुल बैक, आज भी थोड़ा पुल बैक आता है 400-500 रुपए का पुल बैक इवनिंग सेशन में, यू कैन कैरी फॉरवर्ड द सेल। और मुझे लग रहा है 55,000 से 55,500 का जो लेवल है पॉसिबल है सिल्वर, क्योंकि जो सेल ऑफ अभी है ज्यादा मुझे लग रहा है गोल्ड से ज्यादा सिल्वर में पॉसिबल है, और ये काफी रिकवरी हुआ है तो यहाँ पे काफी स्पेस है सेलिंग के लिए। और दूसरा जो चीज है, इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में काफी सेल ऑफ आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज सेलिंग है मोस्टली गोल्ड से ज्यादा इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में, जैसे कॉपर जिंक में भी काफी सेल ऑफ आया हुआ है। और जो अभी जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट हो रहा है ना, जिस तरह से अभी यूएस का जो मैंने लास्ट वीक जो बताया था कि डिसअपॉइंटिंग होगा, जो फेड का स्टैंड है कि मोर लाइक ए वॉल्कर काइंड ऑफ, काफी हॉकिश रह गया। और इससे हो रहा है कि जो ग्लोबल जो बॉन्ड जो डेट है वो काफी रिस्क में आ जा रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल डेट टू जीडीपी रेशियो है जो ऑलमोस्ट 2.3 या 2.6 टाइम्स है, और काफी जो यूएस के या ग्लोबली जो डेट है वो काफी कुछ डेट अनसस्टेनेबल लेवल पे आ सकता है, या ग्लोबल डेट बढ़ने से प्रॉब्ली ये हो सकता है कि यील्ड बढ़ने से प्रॉब्ली डेट मार्केट में काफी इंपैक्ट हो सकता है। तो ये जो और एक चीज हम लोग को दिख सकता है प्रॉब्ली कॉर्पोरेट में प्राइवेट सेक्टर डिलीवरेजिंग भी दिख सकता है अगर ये पैनिक क्रिएट होता है। तो थोड़ा सा रिसेशनरी जो ट्रेंड है वो काफी पैनिकिंग रह सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जो मैं पहले बता रहा हूँ कि डिसअपॉइंटिंग है। तो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में एक सेल ऑफ अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ सेल ऑफ शुरू होने वाला है। तो सिल्वर नेक्स्ट भी वीक में रहना चाहिए मेरे हिसाब से 55,000 और इवन 54,000 तक भी पहुंच सकता है। तो सेल ऑन राइज इज ए गुड स्ट्रेटेजी। 58,200 के ऊपर यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। यानी सुनील जैसे बिल्कुल सिमिलर व्यू, कोई कंफ्यूजन नहीं, बेचना ही है आपको पुल बैक पर यहाँ पर। अब दीपेन जी, आपको क्या लग रहा है अगले हफ्ते? आपको भी लग रहा है कि बेचकर ही जाना चाहिए पोजिशनल जो ट्रेडर्स है उनको? देखिए, सेलिंग ठीक है, सिल्वर में हमने अच्छा बाउंस बैक देखा है, लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि ट्रेंड के साथ चले तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होगी। और डिस्पाइट द फैक्ट के प्राइसेस में काफी अच्छा बढ़त देखने मिली है, लेकिन हम एक्सपेक्ट करें कि जब भी गोल्ड का थोड़ा बॉटमिंग आउट प्रोसेस होगा तो वहां से सिल्वर को भी काफी अच्छा पॉजिटिविटी देखने मिलेगा, जो हमने देखा है कि पिछले हफ्ते भी देखने मिला है। आई थिंक आज के सेशन में जो भी नेगेटिविटी है वो कंप्लीट हो जाएगी, मंडे के सेशन तक शायद और चल सकती है, लेकिन इसके बाद भी हमारा अगर 55,500 56,000 के लेवल्स आते हैं तो वहां पे हम बाई करना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि 55,000 से 56,000 के लेवल्स के लिए शॉर्ट करना, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी थोड़ा बाइंग की तरफ ज्यादा है। अगर आप 55,500 56,000 के आसपास बाई करते हैं
तो अगले 3 महीने के लिए आपको ज्यादा अच्छे टारगेट देखने मिल सकते हैं, अगले हफ्ते के लिए भी ज्यादा टारगेट देखने मिल सकते हैं, रादर देन द रिस्क दैट यू टेक। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हम बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति 56,000 के आसपास की कोशिश करें। ओके, यानी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, और इन लोगों को लग रहा है पुल बैक पर बेचकर जाना है। थोड़ी अलग व्यू है दीपेन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड के लिए भी हालांकि कमजोरी हफ्ता रहा, 3% से ज़्यादा की गिरावट इस हफ्ते दिखी है, और हफ्ते के आखिरी भी दिन कमजोरी का ही रुख दिख रहा है। सुनील जी, क्या लग रहा है अगले हफ्ते आपको क्रूड में किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? क्या रिकवरी की उम्मीद यहाँ से करनी चाहिए इतनी गिरावट के बाद? जी विश्व मोहन जी, मुझे लगता है जो यूएस का इन्वेंट्री भी हमने देखा इस हफ्ते, डिस्टिलेट की इन्वेंट्री एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, गैसोलीन की भी इन्वेंट्री जो है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के फ्रंट पे देखिए एक बड़ा सा रेंज मेंटेन कर रहा है। ऑन द लोअर साइड WTI या ब्रेंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेंट $85 तक का पर बैरल का एक बॉटम बना सकता है। ऑन द हायर साइड $100 का एक बेंचमार्क है, तो ये $15 के बीच में घूमता रहेगा। ऑलरेडी अभी ये $90 के नीचे है अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं। तो सिचुएशन देखिए ग्लोबल फ्रंट पे ये पहले डिमांड कंसर्न्स के चलते ज्यादा फोकस हुआ करता था। अभी कहीं ना कहीं ये सिनारियो जो है धीरे धीरे चेंज होते हुए ये नजर आ रहा है कि डिमांड उतना रहेगा नहीं आने वाले समय में, और सप्लाई अगर गिरती भी है तो भी उतना डिमांड पे इम्पैक्ट उसका देखने को नहीं मिलेगा। तो प्राइसेस जो है थोड़ा बहुत डाउन ही रहेंगे ऐसा मानना है। तो 3 फैक्टर्स हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल में ध्यान में रखना। अब रशिया और यूक्रेन फ्रंट पे कुछ नया अगर इनिशिएशन आता है, जैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज आया कि 3 लाख तक के सोल्जर्स जो है वो इन्फ्यूज कर सकता है रशिया फिर से वॉर में, तो वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल थोड़ा नजर में रखना जरूरी है। बट उसके अलावा डॉलर इंडेक्स का 112 के ऊपर होना और ट्रेजरी यील्ड्स का तकरीबन 10, 11, 12 साल के हायर लेवल पे होना कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के फ्रंट पे दबाव बरकरार रख सकता है। इवन यूएस गवर्नमेंट भी चाहेगी ग्लोबल फ्रंट पे इन्फ्लेशन को अगर फाइट करना है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं दबाव रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे। अगले हफ्ते के पर्सपेक्टिव से मुझे क्रूड ऑयल में भी ऑलरेडी 200-250 रुपया आज की तारीख में गिर चुका है आज के लिए, बट थोड़ा पुल बैक पे बेचने की सलाह रहेगी मेरी। 6,800 या 6,850 के रेंज में अगर आता है प्राइस तो वहां पे एक सेलिंग का मौका मुझे लगता है ठीक रहेगा, सेफर रहेगा। 7,000 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 6,500 का पहला टारगेट और 6,300 तक का भी लेवल क्रूड ऑयल में डोमेस्टिक मार्केट में देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए अब बात कुछ सवाल जवाब की भी कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर पर इनका सवाल है, अगले हफ्ते के लिए अब कॉपर में क्या करना चाहिए? बिटकॉइन क्या लग रहा है कॉपर में अगले हफ्ते? कॉपर अभी बेच के थोड़ा सा पुल बैक में बेच के रख दीजिएगा। 605 का टारगेट है, 605 का मुझे लग रहा है कि सेल ऑफ रहेगा, लेकिन अभी इंट्राडे में काफी सेलिंग हुआ है तो मेरे हिसाब से पुल बैक के लिए वेट कीजिएगा। 635, 637 ऐसा लेवल मिलता है तो वहां पे सेल करके 645 के ऊपर स्टॉप लॉस लाके यू कैन होल्ड इट। 605 एक इंटरिम टारगेट है, प्रोबेबली उससे बिलो भी मिल सकता है, लेकिन पहले तो हम लोग 605 का टारगेट लेके हम लोग सेल कर सकते हैं। यानी पहला टारगेट आपको 605 का ही ध्यान रखना है, 635 के आसपास यहाँ पर आपको बेचना है, 645 के ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा ले। 605 पहला टारगेट है, बाद में अपने आपके जो सेलिंग लेवल है उस सेलिंग लेवल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप उस हिसाब से बढ़ा के, ताकि आपके रिस्क कम हो जाए और फिर नीचे के बाद के भी टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। अगले दर्शक मनीषा पलवल से हैं, कॉपर अक्टूबर वायदा अगले हफ्ते कैसा रहेगा? मंडे को किस तरह से कॉपर की चाल रह सकती है सुनील जी? अक्टूबर का वायदा अगेन आज ऑलरेडी करंट वायदा और अगला वायदा तकरीबन 12 से 13 रुपया 15 रुपया से गिर चुका है, तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत वीकनेस जो है कंटिन्यू रह सकता है। जैसे मैंने पहले भी बताया इक्विटी मार्केट्स में वोलेटिलिटी है तो थोड़ा रिस्क सेंटिमेंट अभी थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना सारे ही डॉलर डिनोमिनेटेड कमोडिटीज के फ्रंट पे थोड़ा प्रेशर डाल रहा है, और उसके अलावा चाइना का भी जो ट्रेड सरप्लस वगैरह था वो तकरीबन 20% कमजोर आया है। चाइना के वायरस कंसर्न्स भी अभी भी हैं, तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ट्रेंड थोड़ा बेस मेटल फ्रंट पे वीक ही रह सकता है। हालांकि चाइना स्टिमुलस मेजर्स की बात कर रहा है, मनी इन्फ्यूजन की बात कर रहा है, बट मुझे लगता है सेल ऑन राइज का ही एक ट्रेंड जो है अगले हफ्ते के लिए देखने को मिल सकता है। तो अक्टूबर का वायदा मुझे लगता है 644 के रेंज में अगर मिलता है थोड़ा पुल बैक पे मेरे ख्याल से बेचना ठीक रहेगा। 656 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और ऑन द लोअर साइड 625 तक का लेवल अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। यानी दोनों ही जानकार, बिटकॉइन को भी लग रहा है बेचना चाहिए, सुनील जी को भी। दीपेन, आपको क्या लग रहा है कॉपर में, आप क्या सलाह देंगे अगले हफ्ते के लिए?
देखिए हमारा मानना ऐसा है कि कॉपर कहीं भी पोजिशनली 580 से 620 के आसपास के लेवल्स में आप पोजिशनली कॉपर में बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रेफरेबली 580 से 600 के आसपास। तो थोड़ी और गिरावट आ सकती है 3 से 4% की, तो उस गिरावट का इंतजार करें और उसके बाद आप पोजिशनल बाई करने की कोशिश करें। तो आई थिंक अगले हफ्ते के लिए और एक गिरावट का सेक्शन आ सकता है, तो वहाँ इंतजार करें और वहाँ पे बाइंग ऑन 580 के आसपास, 600 के आसपास आता है तो वहाँ पे बाई करने की। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। दीपेन की भी बहुत ही सिमिलर ही राय है। उनको लगता है कि जब यहाँ करंट लेवल से जब यहाँ पे काफ़ी गिर जाए 585 से 620 के बीच में आप खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं, और इन लोगों को लगता है कि पुल बैक ऊपर की तरफ यहाँ पर बेचकर जाना चाहिए। चलिए अगले दर्शक है विक्रम है दिल्ली से, 2 महीने के लिए कॉटन सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दीपेन क्या राय है, कॉटन सीड ऑयल केक में क्या लग रहा है अगले 2 महीने में? देखिए आज 2280 का इम्पोर्टेंट लेवल्स हम वॉच कर रहे थे, मार्केट वहां पे एग्जैक्टली क्लोज देने में सक्षम रहा है उसके ऊपर। तो एक फिर से मंडे का सेशन हमें इंतजार करना होगा। अगर 2250 के नीचे डिसेसिवली मंडे को मार्केट जाता है तो थोड़ी और गिरावट आप देख सकते हैं, और प्राइसेस में 2100 2150 के लेवल्स या 2000 के लेवल्स भी साइकोलॉजिकली आ सकते हैं। तो जल्दबाजी ना करें बाई करने की, थोड़ा ट्रेंड विकिश ही लग रहा है और नीचे की तरफ ही प्राइसेस लग रहे हैं। कॉटन में क्या लग रहा है दीपेन आपको, कॉटन में किस तरह की चाल दिख सकती है? क्योंकि ये हफ्ता तो काफी कमजोर रहा है, आइस कॉटन 95 तक के भी निचला लेवल दिखा। क्या अगले हफ्ते इस तरह की गिरावट आगे भी कंटिन्यू होगी क्या? जी लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट में काफी बिडा स्प्रेड जो है वो काफी बड़ा हो चुका है, प्रॉपर ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, लिक्विडिटी काफी कम है। तो मैं रिटेल निवेशकों को तो कॉटन कॉन्ट्रैक्ट से दूर रहने की सलाह दूंगा एमसीएक्स में, बिकॉज अगर आप कहीं रॉन्ग फुट पे अटक गए तो आपको एग्जिट भी मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन थियोरेटिकली यहाँ 30,000 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पे प्राइसेस एक बार अटक सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करने की सलाह बिल्कुल ही नहीं रहेगी कॉटन मार्केट। सुनील जी आपका व्यू कॉटन मार्केट पर? जी मुझे लगता है कि ट्रेंड थोड़ा बियरिश रहेगा, 32,400 के रेंज में है, लिक्विडिटी की कमी है। बट अगर ओवरऑल एकरेज की बात करते हैं कॉटन का, तो ईयर ऑन ईयर एकरेज में इंप्रूवमेंट है। खरीफ सीजन का आउटपुट बेहतरीन एक्सपेक्ट करा जा रहा है, और अराइवल अक्टूबर के मिड से और बेहतर होने की गुंजाइश है। गुजरात और महाराष्ट्र फ्रंट पे क्रॉप की कंडीशन अच्छी है, और हायर प्राइसेस के चलते थोड़ा बहुत डिमांड में भी एक क्वेश्चन मार्क थे। तो मुझे लगता है थोड़ा दबाव रहेगा, प्राइसेस पे जारी रह सकता है। ऑन द लोअर साइड मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, अभी 32,400 के रेंज में चल रहा है कॉटन। तो 10 से 15 दिन का अगर व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है कि 30,500 यानी यहाँ से और 1,500 से 2,000 रुपए का करेक्शन जो है कॉटन में एंटिसिपेट कर सकते हैं। ऑलरेडी 400 रुपए आज डाउन है, मुझे लगता है कि और 1,500 से 2,000 रुपए के करेक्शन कॉटन में देखने को मिल सकते हैं। यानी आगे और नरमी है, क्योंकि जिस तरह की बुआई के नंबर भी आ रहे हैं, उत्पादन के भी बेहतर ही रहने की उम्मीद है, पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन, और साथ ही ऊपरी स्तरों पर डिमांड कम है, नई अराइवल सीजन की वजह से भी यहाँ पर दबाव दिख रहा है। चलिए अब एग्री में ही ग्वार की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्वार में जिस तरह से अच्छी रिकवरी दिखी थी निचले लेवल से, हालांकि अब हफ्ते के आखिरी 1-2 दिनों में मुनाफा वसूली भी अब हावी हो चुकी है। दीपेन जी क्या लग रहा है, अगर जनवरी, एक सवाल भी था पवन हिसार का, ये जनवरी 2023 तक रुकना चाह रहे हैं, हाजिर के कारोबारी है, टेक्निकल लिहाज से नहीं बताइएगा, हाजिर में इनके पास माल है, जनवरी 2023 तक ये अगर ग्वार सीड को होल्ड करते हैं तो किस तरह के लेवल आप यहां से देख रहे हैं? 5,100 के आसपास का करंट लेवल है। देखिए थोड़ी और गिरावट आ सकती है, 4,900 के आसपास आते हैं तो बहुत ही अच्छा लेवल होगा गुआर सीड में बाई करने के लिए, बिकॉज फिजिकली भी मार्केट से हम देखेंगे तो काफी अच्छे रुझान है, और ना ही गुआर सीड लेकिन बाकी और कॉन्ट्रैक्ट में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके तेजी आ सकती है। तो आई थिंक सभी टाइप के एग्री कमोडिटीज में अगले साल थोड़ा तेजी आने का ही एक्सपेक्टेशन हमारा है, तो बेटर है कि अपने फिजिकल माल को होल्ड करके रखें। राय क्लियर है कि आप होल्ड करके रख सकते हैं। आप क्या सलाह देंगे, आपको क्या लग रहा है अगले 3 महीने में ग्वार में, सुनील जी? आई थिंक ओवरऑल अगर हम एकरेज की बात करती हैं तो इस बार तकरीबन एकरेज जो एरिया है वो तकरीबन 50% ज्यादा है। रेन भी सफिशिएंट हुआ है, बट आई थिंक समवे डाउन द लाइन जो अभी लास्ट 1-2 हफ्ते गए हैं वो थोड़ा ड्राई गया है, जो ग्वार ग्रोइंग बेल्ट है राजस्थान में। 2 महीने का अगर हम देखते हैं तो वो सिनारियो अच्छा था। अब लास्ट 2-3 हफ्ते में जो ड्राई वेदर है उसकी वजह से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमने जरूर देखा है, बट ओवरऑल बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेशन है तो थोड़ा प्राइसेस में दबाव जरूर रह सकता है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 5,000 तक का एक लेवल छू सकता है अभी, और 100-150 रुपए का करेक्शन हम और देख सकते हैं। बट अगर आप जैसे पूछे 2 या 3 महीने का पर्सपेक्टिव देखते हैं तो एक्सपोर्ट डिमांड ठीक है, डोमेस्टिक डिमांड भी ठीक है,
तो मुझे लगता है प्राइसेस फिर से 5400 5500 तक का लेवल जो है 2 से 3 महीने के भीतर दिखा सकते हैं। चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। किशन है नासिक से। चांदी 57,510 रुपए पर लॉन्ग है। बिटकॉइन क्या सलाह देंगे? हालांकि आपने कहा था कि पुल बैक पे आप बेचने की सलाह दे रहे थे, अब इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, पोजीशन है। अगले हफ्ते के लिए क्या राय होगी? चांदी 57,500 पे लॉन्ग है, क्या करें? देखिए आज थोड़ा पुल बैक मिल जाता है तो यहाँ से कोई इवनिंग सेशन में थोड़ा पुल बैक मिल जाता है तो मेरे हिसाब से एग्जिट बनेगा। और यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से सेल पे रहना है। और मुझे जो व्यू बन रहा है यहाँ पे, डिस्पाइट द रिकवरी, जिस तरह से जैसे गोल्ड से ज्यादा सिल्वर परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पे मैं बता के रखा हूँ कि जो स्पेस है काफी सीलिंग के लिए यहाँ पे ज्यादा स्पेस बना हुआ है, तो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड शायद एक डिक्लाइन हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कमोडिटीज में जिस तरह सेलिंग है वो सिल्वर में भी एक्सटेंड हो सकता है। लकी एक चीज बात यही है कि डॉलर रूपी का जो गेन हुआ है आज, जिस तरह से रूपी डेप्रिशिएट हुआ, उससे उसके कारण थोड़ा इंडिया में डिक्लाइन कम हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक में मैं आई प्रीफर टू गो एग्जिट फ्रॉम द लॉन्ग पोजीशन एंड गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन द पुल बैक। ओके, यानी पुल बैक पे निकलने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक है महावीर हैं बेंगलुरु से। क्या गोल्ड $1701 तक आ सकता है? क्या लग रहा है, $1701 तक आएगा क्या गोल्ड? सुनील जी। जी मुझे लगता है अभी $1660 का रेंज जो है एज ए बॉटम मेंटेन कर रहा है। $1701 वैसे बहुत दूर नहीं है, $41 की ही बात है, बट जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में मजबूती है, जैसे 112 के लेवल पे अगर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में एकदम से वो लेवल आएगा ऐसा एंटिसिपेट शायद नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा वेट करके अगर वो 1 या 2 महीना वेट कर सकते हैं तो तब $1701 का नजर आ सकता है। बट हफ्ता 10 दिन की बात करते हैं तो मुझे लगता है ऑन द लोअर साइड 1620 तक आ सकता है। ओके, अगले दर्शक हैं हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं झांसी से। गोल्ड में क्या करना चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से? दीपेन, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड में अनुज जी को? देखिए हमारा सलाह तो यही रहेगा कि आप एग्जैक्ट बॉटम को फिश नहीं कर पाएंगे तो आप गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट में बाई करके चलिए अगले हफ्ते के लिए ट्रेडिंग के लिए। आई थिंक आइडियल लेवल्स है 49,300 49,200 के आसपास आप कोशिश कर सकते हैं गोल्ड मिनी के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करके, और अगले हफ्ते के लिए होल्ड कीजिए तो प्रोबेबली आपको 50,000 से 50,000 के ऊपर के टारगेट एक बार देखने मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की, क्योंकि मसालों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमने देखा है हल्दी में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। 4% के आसपास हल्दी के दाम टूट गए। अब क्या लग रहा है कब से तेजी आएगी? क्योंकि हाजिर में तो भाव काफ़ी ऊपर हैं वायदा के हिसाब से। तो दीपेन, क्या लग रहा है मसालों में क्या हो रहा है, खास करके हल्दी को लेकर आपका क्या व्यू बन रहा है अब? देखिए मार्केट मसालों में हल्दी की खास करके काफी शैलो है, इसलिए जब भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको आता है जो क्वांटम है सेलिंग का वो आपको काफी ज्यादा दिखता है। मेरा मानना ऐसा है कि 6,600 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर आप अगले सीजन के लिए, इसका मतलब ये कि मार्च अप्रैल तक होल्ड कर सकते हैं, आई थिंक 6,600 650 के आसपास काफी अच्छा बेटरइन अपॉर्चुनिटी होगा हल्दी में निवेश करने के लिए। और वहां पे आप अगले 6 महीने के लिए होल्ड कीजिए तो आपको काफी अच्छे रिटर्न पोटेंशियली देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब नॉन एग्री में बेस मेटल्स में टॉपिक क्या होगी दीपेन आपकी अगले हफ्ते के लिए? हम जानना चाहेंगे बिकॉज काफी कमोडिटीज में गिरावट है, लेकिन आप देखेंगे कि बेस मेटल में लेड काफी रेजिलिएंट रहा है, ना वो गिरने में पार्टिसिपेट करता है ना वो बढ़ने में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते आपको पुल बैक देखने मिलेगा बेस मेटल्स में। तो लेड एक काफी अच्छा रहेगा कि अगर वो पुल बैक नहीं भी आता, प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो लेड रिलेटिवली आपको कंफर्ट दे सकेगा। तो आई थिंक लेड में आप नीचे की तरफ 1 से 2 पॉइंट की गिरावट आती है तो वहां पे बाई करने की कोशिश करें। ओके, लेड बाई करने की सलाह है। आपकी टॉपिक क्या होगी बिटुपन? कॉपर तो आपने बता दिया, इसके अलावा कोई और पिक है अगले हफ्ते के लिए? मुझे लग रहा है जिंक में भी एक सेलिंग हो सकता है। जिंक में अभी 275 है, 280-82 का जो रेंज है, अगर वही तरह कुछ पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से सेल बनेगा। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टारगेट ऑफ 265 टू 270। तो स्टॉप लॉस रहेगा आपका 287 के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी पुल बैक आता है तो सेल ऑन राइजर साइड स्ट्रेटेजी रहेगा, और द डाउनसाइड हमको 260-265 का टारगेट रहेगा। 260 से 265 का टारगेट के लिए 260 से 265 का टारगेट दिख सकता है। 287 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा ले। बेचने की सलाह है, पुल बैक में बेचिए, करंट लेवल पे नहीं बेचिएगा। अब आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में क्या होगी सुनील जी अगले हफ्ते के लिए? जी मुझे लगता है एल्यूमिनियम एक अट्रैक्टिव सेलिंग ऑप्शन अभी बन रहा है, क्योंकि ओवरऑल चाइना का सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो सप्लाई ठीक ठाक है, बट डिमांड कहीं ना कहीं क्वेश्चन है।
और यूरोपियन प्राइस जो पावर क्राइसिस है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईज आउट होते हुए नजर आ रही है, जैसे नेचुरल गैस के प्राइसेस कम हुए हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी थोड़ा सप्लाई सिचुएशन बेटर होते हुए नजर आ रहा है। तो मेरा व्यू एल्यूमिनियम फ्रंट पे सेल का रहेगा, 194-95 के रेंज में मिलता है तो बेचना चाहिए। मुझे लगता है ऑन द लोअर साइड 186 का टारगेट देखने को मिल सकता है अगले हफ्ते कि 186 लोअर साइड में, यानी बेचने की सलाह एल्युमिनियम को। चलिए कमोडिटी अगले हफ्ते को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया सुनील जी आपका, बिटवन आपका और दीपेन जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और पूरा आउटलुक भी अगले हफ्ते के लिए समझाया। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए भी खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।